हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 34। मधु मोहित की आवाज़ सुनकर चौंक सी गई और सिहर उठी, जिसे वो 2 कदम पीछे हो गई और मोहित की तरफ देखने लगी। वो सो सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। इतना बोलकर वो कुछ नहीं बोल पाई और अपनी झील जैसी आंखें मोहित पर टिका देती है। मोहित जानता था कि मधु कुछ सोच रही है, इसलिए उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहा, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वैसे भी हम लेट हैं। मधु को तो जैसे मोहित की बात पर ध्यान नहीं था। उसका तो बस अपने प्रेम चार्मिंग का खूबसूरत चेहरा और उसका ये लुक देखकर मोहक हो गई थी और अपनी ही दुनिया में गुम हो गई थी। मोहित मधु को इतना कहकर पीछे मुड़कर जाने लगा। उसने 3 कदम भरे होंगे कि वो रुक गया, क्योंकि उसे मधु के चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी और पीछे मुड़कर फिर से मधु की तरफ देखने लगा। मोहित ने देखा कि फिर से मधु किसी ख्यालों में गुम है, तो उसने एक गहरी सांस भरी और चिढ़ते हुए कहने लगा, मधु हम ऑलरेडी लेट हैं तो प्लीज़। मोहित का इतना कहना था कि मधु अपने कदम आगे बढ़ाती हुई कहने लगी, सो सॉरी। मोहित और मधु कार के पास आकर खड़े हो गए और मोहित मधु से कहने लगा, तुम क्यों बार बार एक जगह पर खड़ी हो जाती हो। अगर आप जैसा हैंडसम आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर मैं कैसे अपने होश में रह सकती हूँ। मधु ये सब अपने मन में कहने लगी थी, लेकिन वो अपने मन की बात जुबान पर लाना चाहती थी, पर चाहकर भी वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकती थी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, आपने अभी कहा ना हम लेट हो रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर मधु कार का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो दरवाज़ा खोल पाती इससे पहले मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, ऐसे नहीं। मधु मोहित की छुअन से उसकी एक पल के लिए आंखें बंद हो गई थी और मोहित की आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगी। क्या क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। मोहित बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और मधु का वही हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ कर दिया और मधु ये समझ नहीं पाई और वो कुछ कहने वाली थी कि मोहित ने अपने दोनों हाथ आगे किए। एक हाथ में लाल कलर की रिबन थी, जिसे देखकर मधु मोहित से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, कहीं मेरे बाल तो इस रिबन से बांधने। वो इतना ही बोल पाई होगी कि मोहित ने उसे चुप रहने को कहा और मधु खामोश हो गई। मोहित ने रिबन मधु के आंखों पर बांधी, जिसे बांधते ही मधु अपने दोनों हाथ रिबन पर रखते हुए कहने लगी, अरे आपने रिबन मेरे आंखों पर क्यों बांधी है, प्लीज़ इसे खोलिए। मधु ने अपने हाथों से उस रिबन को खोलना चाहा, लेकिन मोहित ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, तुम इस रिबन को तब तक नहीं खोल सकती जब तक मैं ना कहूँ। मधु ये सुनकर अपने हाथ नीचे कर लेती है और मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मोहित ने मधु के लिए कार का दरवाज़ा खोला और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर बड़े ही ध्यान से उसे कार में बैठाया और अपनी कार में बैठकर कार को वही साइड घुमा दिया जहां उसकी मंजिल थी। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, मधु ने कहा, पर मोहित ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मधु ने एक सवाल 3 बार दोहराया था, लेकिन एक भी बार मोहित ने जवाब नहीं दिया था, जिसे थक हार कर वो खामोश बैठी रही। पर वो कब तक खामोश रहती। कम से कम उसे इस तरह अपने आँखों में रिबन बांधे हुए 50 मिनट से ज़्यादा हो गया था और अब मधु के आँखों में अंधेरा छाने लगा था और वो अपनी प्यारी आवाज़ में कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसे खोल सकती हूँ प्लीज़। मोहित ने जब यह सुना तो उसने अपनी कार साइड पर खड़ी कर दी और मधु की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ झुककर रिबन को खोल दिया। वैसे तो वो मधु की आंखों से रिबन खोलना नहीं चाहता था, लेकिन मधु को चक्कर आ रहे थे। ये सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया था। आखिर वो मधु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मधु ने एक राहत की सांस ली और अपनी आंखें खोली। मोहित ने मधु की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई और कहने लगा, पानी पी लो, ठीक फील करोगी। थैंक यू, मधु ने पानी की बोतल लेकर कहा और पानी पी। फिर उसकी नज़र सुनसान सड़क पर पड़ी, जहाँ काफ़ी अंधेरा था। मोहित की गाड़ी की लाइट जली हुई थी, जिसे सामने का नज़ारा देखा जा सकता था और मधु फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी साइड की खिड़की पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था
और वो मोहित की तरफ देखने लगी। इतनी सुनसान सड़क पर हम क्या कर रहे हैं? मोहित ने मधु की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इंतजार करो। इतना कहकर मोहित ने अपनी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी और मधु वहाँ खामोश रह गई। वो समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा था, जिसे थक हार कर उसने अपना सर कार के दरवाजे पर टिका दिया और एकटक मोहित की तरफ देखने लगी। पता नहीं ये मोहित मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। इतना सोचकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं मोहित मुझे कहीं मार कर फेंक देना तो नहीं चाहते। वो यह ख्याल से चौंक गई और सीधी बैठ गई। आखिर उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते भी क्यों ना, क्योंकि मोहित ने उसे इतनी जल्दी अपना दोस्त बना लिया था। यही नहीं, उसके लिए काफ़ी कुछ किया था। तो मधु ने सोचा कि पहले मोहित उसे अच्छे से पेश आकर कहीं उस पर बुरा वार तो नहीं करेगा ना। इसीलिए उसके दिमाग में यह ख्याल आया और मोहित मधु की तरफ मुड़ा और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मधु ने इतना कहा और सामने की तरफ देखने लगी और अपने मन में कहने लगी, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मोहित के भाव तो बिल्कुल शांत थे। इतना सोचकर मधु ने खुद को रिलैक्स की, लेकिन उसके दिमाग में उल्टे सीधे सवाल आते गए, पर वो ये सोच ना सकी कि आखिर मोहित उसे ले कहाँ जा रहा है, और खामोशी से बैठना सही समझा। और उसने तकरीबन 1.5 घंटे बाद मोहित ने अपनी कार अचानक से रोक दी और मधु मोहित के सामने शौक से देखने लगी। क्या हुआ? आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मोहित ने लाल कलर की रिबन अपने हाथ में लेकर मधु की तरफ झुक गया और मधु मोहित को अपने करीब आते हुए देखकर वो थोड़ी पीछे की तरफ हो गई और कार के विंडो से सटकर कहती है, प्लीज़ आप मुझे ये रिबन मेरी आंखों पर मत बांधिए। मोहित ये सुनकर उसकी भौहें ऊपर की तरफ हो गई और अपनी गहरी भूरी आंखों से मधु को देखने लगा, क्योंकि वो जब से मधु के साथ इस सफ़र में निकला था तब से मधु ने उससे कुछ ना कुछ ऐसा पूछ रही थी जिससे वो नहीं बोलना चाहता था। उसे काफ़ी बार मधु वही पूछकर उसे परेशान करती रही और मोहित को अब सब बर्दाश्त करने के बाहर था। मधु मोहित को देखकर सीधी बैठ गई और वो मोहित की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। मोहित मधु को एक भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। थोड़ा उस तरफ मुड़ जाओ ताकि मैं इस रिबन को तुम्हारी आंखों पर बांध सकूं, मोहित ने कहा। और मधु एक छोटे बच्चे की तरह मोहित की बात मानकर थोड़ा दूसरी साइड मुड़ गई, जिससे उसकी बैक साइड मोहित की तरफ थी और चेहरा कार की विंडो की तरफ। मोहित ने मधु की आंखों पर रिबन बांधी और उसका ठंडा हाथ मधु के कंधे को छू गए, जिससे मधु महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। और मोहित अपनी सीट पर आकर बैठ गया और अपना फ़ोन लेकर एक मैसेज किया और मधु को सही तरीके से बैठने का बोलकर अपनी गाड़ी तेज रफ्तार के साथ बढ़ा दी। तकरीबन 20 मिनट हुए होंगे कि मधु को कार रुकने की आवाज़ आई और मोहित ने एक नज़र मधु को देखा और बाहर निकल गया। मोहित मधु की तरफ का। मोहित ने दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मधु का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और मोहित ने मधु के बाहर आते ही बिना रुके अपने कदम आगे बढ़ा लिए और कुछ दूरी पर चलने पर मोहित ने मधु का हाथ छोड़ दिया। मोहित, क्या हम आ गए हैं? मधु ने मोहित के अपने हाथ छोड़ते ही कहा, लेकिन मधु को मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और मधु को सिर्फ छोटे मोटे कीड़ों की आवाज़ आ रही थी, जिससे वो बेचैन होकर बोली, मोहित, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज़? मधु ने अपने हाथ इधर उधर फैलाते हुए कहा, लेकिन उसे अपने पास किसी को महसूस नहीं हुआ और वो 2 कदम आगे बढ़ाकर कहने लगी, मोहित। उसने इतना कहा था कि उसके पैर किसी चीज़ पर आ गया और वो गिरते गिरते बच गई। उसने खुद को संभाल लिया था और जल्दी जल्दी अपने हाथ से रिबन हटा देती है और अपने चारों ओर देखने लगी। गहरी काली रात और हरा घना जंगल, चारों तरफ जानवरों की आवाज़, जिसे देखकर मधु डर गई और अपने चारों ओर देखकर कहने लगी, हो आप हो ना यहाँ? मोहित कहाँ, लेकिन मधु को अपनी आवाज़ के अलावा किसी और इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिससे उसका डर बढ़ने लगा। मोहित, देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ हैं? मधु ने अपनी रुआसी सी आवाज़ में कहा, लेकिन उसे मोहित की आवाज़ कहीं से भी नहीं सुनाई दे रही थी।
मधु का डर जंगल को देखकर और बढ़ गया था, क्योंकि उसके पैर जैसे जैसे चारों तरफ देखने के लिए घूम रहे थे, वैसे वैसे सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसका दिल बैठा जा रहा था और उसका दिल दुगनी तेजी के साथ धड़कने लगा था। मधु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ भी अंधेरा दिखाई दिया और उसने फिर मुड़कर आगे की तरफ देखा और सोची कि क्या मोहित आगे गए हुए हैं। ये सोचकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो चल रही थी, वैसे वैसे सूखे पत्तों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जिसे उसका दिल काफ़ी बार तो डर के मारे काँप उठा था, लेकिन उसने अपनी कपकपाहट को छुपाकर आगे चलना सही समझा और आगे चलती गई। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद उसने जैसे ही अपना पैर आगे रखा, वैसे ही उसके दोनों साइड पर 2 पेड़ों पर लाइट जलने लगी, जिसे मधु अचानक से डर से सहर उठी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी और अपने दोनों तरफ देखने लगे। पेड़ों पर क्रिस्टल बल्ब थे, जो अपनी हल्की पीली रोशनी उस जंगल में बरसा रहे थे, और मधु 2 पल के लिए बस ऐसे ही स्थिर खड़ी रही और समझने की कोशिश करती रही कि इतने घने जंगल में यहाँ पेड़ों पर लाइट क्रिस्टल बल्ब कैसे आए। और मधु ने खुद को शांत किया और अपने कदम आगे बढ़ाए। दूसरा पैर उसने आगे रखा था कि दूसरे 2 आगे वाले पेड़ों की भी लाइट जलने लगी, जो वो भी क्रिस्टल बल्ब थे। ये क्या हो रहा है, मेरे आगे चलने पर ये पेड़ों की लाइट कैसे जल रही है? यही सोचकर मधु अपने कदम आगे बढ़ाती हुई और हर पेड़ के ऊपर रोशनी होती गई। तकरीबन 6 मिनट चलने के बाद वो एक जगह रुक सी गई और उसके रुकते ही जितनी रोशनी थी वो अचानक से बंद हो गई और जंगल में घना अंधेरा छा गया, जिससे मधु डर कर घबरा उठी। और इतने में अचानक से हर जगह पर लाइट हो गई और उससे सबकी तेज आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे मधु। मधु ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपने चारों ओर देखने लगी। उसकी चारों ओर घेरा बनाकर उसके दोस्त खड़े हुए थे, रोशनी, मानवी, अमित, अर्जुन और करण, यहाँ तक कि कोमल और विनीत भी थे। मधु ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था, डर के मारे, लेकिन सबको देखकर एक राहत की सांस भरती है और सब लोग मधु को बर्थडे विश करते हैं, जिससे मधु की आंखें चमक उठी। वो तो भूल गई थी कि आज उसका बर्थडे है और ठीक मधु 12 बजे ही वहाँ आ पहुँची और 12 बजते ही उसे सबने बर्थडे विश किया। आज मेरा बर्थडे है, मैं अपना बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। उसे इतना याद आते ही वो खुश हो गई और करण मधु के पास आकर उसे गले से लगाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे मधु। मधु ने भी अपने भाई को गले से लगाया और बड़े ही प्यार से थैंक यू कहा और मधु की नज़र करण के पीछे गई और वो करण से दूर हुई और सामने की तरफ देखने लगी। सामने खूबसूरत झरना था और झरने के आसपास जुगनू उड़ रहे थे, जिसे देखकर तो मधु एक पल के लिए वहीं स्थिर खड़ी रही, अपनी एक याद में कहीं खो गई। और वो जब 17 साल की थी तब उसने करण से कहा था कि उसकी एक विश है और उसने करण को अपनी एक विश बताई थी। मेरी एक विश है कि मैं अपना बर्थडे ऐसी जगह मनाऊं जहाँ सिर्फ प्रकृति की बसेरा हो और सिर्फ हर चारों तरफ खूबसूरती से सजा हुआ झरना हो। ये सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोली, करण, ये लेकिन झरना कैसे सजा हुआ हो सकता है? करण अपने लैपटॉप पर काम करता हुआ मधु से बात कर रहा था और मधु अपने भाई के पास आकर बैठते हुए बोली, हो सकता है ना, तितलियाँ और स्पेशली जुगनू हो। करण ने ये सुनकर कहा, मधु, बच्चों वाली भी सोचना बंद करो और जाकर सो जाओ। हाँ, ये वही तो थी जिसने अपने भाई से कहा था। जब उसने किसी की बर्थडे में गई थी तब उसके भाई को आकर ये सब कही थी। उस वक्त वो 17 साल की थी, लेकिन आखिर वो एक लड़की थी, तो उसके ऐसी बचकानी विश होना आम बात थी, जिसे देखकर मधु करण की तरफ देखने लगी और उसके पास जाकर कहने लगी, ये आपने किया? करण ने यह सुनकर अपनी गर्दन नामे हिला दी, जिससे मधु अपने भाई को सवालिया नजरों से देखने लगी और कहती है, तो फिर किसने? आपके सिवा मेरी विश के बारे में किसी को नहीं पता, तो ये सब किसने किया? ये सारी अरेंजमेंट मोहित ने करवाई है, करण ने कहा। करण ने तो पहले ये जरूर कहा था कि वो भी इन सारे में उसका भी हिस्सा होगा,
लेकिन करण कुछ सोचकर अपने कदम पीछे हटा लिए थे और सब कुछ मोहित ने प्लान किया था, जिसका अभी सिर्फ मधु ने छोटा हिस्सा देखा था। मधु तो ये नाम सुनकर जैसे कि अपने होश में नहीं थी। उसके कान ने ये बात जैसे कि कुछ ज़्यादा ही सुन ली थी और उसने हड़बड़ाहट में अपने भाई से कहा, क्या क्या कहा आपने? करण ने मधु की बात सुनकर फिर से कहा, हाँ ये सब मोहित ने प्लान किया है। ये सब उसने प्लान किया था जिससे वो 5 सालों से प्यार करती आई थी और उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा प्यार था। मधु को लग रहा था कि वो खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रही, जिस पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और उसकी निगाहें मोहित को ढूंढने लगी, लेकिन मोहित तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और उसने मोहित के बारे में कार में बैठकर यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले कितना कुछ गलत समझ लिया था कि मोहित कहीं उसे जंगल में मारकर फेंकने तो नहीं वाला ना, अपनी बीवी का बदला लेने के लिए। लेकिन उसके सोचे हुए दिमाग के सारे डाउट गलत थे और उसने मोहित के बारे में गलत सोच ली थी, जिससे अब मधु को पछतावा हो रहा था। कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पहले कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचा हुआ ज़रूरी नहीं है कि वही हो। कुछ ऐसा ही मधु के साथ हुआ। मधु मोहित को अपनी निगाहों से ढूंढ रही थी कि मोहित पीछे की तरफ से आ रहा था, अपने एक हाथ को अपने जेब के पॉकेट में रखकर, और मधु की नज़र पीछे की तरफ हुई। मोहित ठीक मधु के पास आकर खड़ा हो गया। वो तब से मधु का पीछा कर रहा था, जब से उसने मधु का हाथ छोड़ा था। यहाँ तक कि जब मधु गिरने को हुई तो उसका दिल बेचैन हो उठा था। उस वक्त वो मधु के पास अपने कदम बढ़ा रहा था कि उसने अपने कदम वहीं रोक लिए, क्योंकि मधु ने खुद को संभाल लिया था। मोहित और मधु बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि सबकी नजरें बस उन दोनों पर टिकी है। आखिर होती भी क्यों ना, क्योंकि उन दोनों के कपड़े मैचिंग थे और ऊपर से वाइट, जिससे दोनों को देखकर बस कोई यही बोल सकता था कि प्रिंस की प्रिंसेस। मोहित ने मधु की आंखों में कहने लगा कि तभी करण कहने लगा, देखकर अपने ठंडे भाव से मोहित ने इतना कहा था कि अरे चलो, अब हम यहाँ क्यों खड़े हैं, जहाँ मेन जगह है हम वहाँ चलते हैं। मोहित और मधु ये सुनकर सबकी तरफ देखने लगी। मधु मोहित के मुंह से अपने बर्थडे विश सुनना चाहती थी, लेकिन सुन नहीं पाई, और रोशनी मधु का हाथ पकड़ते हुए मधु को वहाँ से अंदर की तरफ ले जाने लगी और मोहित बस देखता ही रह गया। और मधु चलते हुए भी पीछे मुड़कर मोहित की तरफ देखने लगी और मोहित भी मधु में कहीं खोया हुआ था कि तभी विनीत अपने कंधे से मोहित के कंधे पर मारते हुए कहने लगा, मिस्टर मोहित मैचिंग भी करने लगे हैं। मोहित विनीत की इस तरह बोलने से ऊपर की तरफ देखता है और गहरी सांस भरता है। मोहित विनीत को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे की तरफ जाने लगता है कि तभी विनीत चिढ़ते हुए कहने लगा, ये सब एक आजकल की बनी हुई दोस्त के लिए, माननी पड़ेगी तुम्हारी दोस्ती। इतना बोलकर विनीत मोहित से आगे निकल गया और मोहित बस वहीं खड़ा विनीत की बात को सोचता रह गया। विनीत के कहने का क्या मतलब था, मोहित ने खुद से सवाल किया। इतने में मोहित को शोर सुनाई दिया और वो अपने दिमाग में कुछ और सोच नहीं सका और अपने उभरे हुए ख्यालों को वहीं रोक दिया और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा। मधु को एक बड़े से बॉक्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया था और उस बॉक्स पर एक रिबन बंधी हुई थी, जिसका एक छेड़ा खींचना था और वो बॉक्स चारों तरफ से ओपन हो जाता। सब लोग उस बॉक्स के काफ़ी दूर खड़े थे और मधु की नज़रें उस बॉक्स पर कम और मोहित पर ज़्यादा थी। जाहिर सी बात थी, अपने प्यार के सामने देखने के लिए इंसान अपनी विश तो क्या, सब कुछ भूल सकता है। मधु ने अपनी नज़र अभी तक मोहित पर टिका रखी थी और मोहित चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मधु और मोहित के बीच में बड़ा सा बॉक्स था। उन दोनों के बीच इतनी दूरी रखने के लिए मधु अपनी झील जैसी आंखें मोहित पर टिकाए हुए थी कि उसे करण की आवाज़ सुनाई दी, मधु इस रिबन को खींचो। मधु ने करण की बात सुनकर अपनी नज़र मोहित पर से हटाई और वो रिबन को अपने हाथ से लेकर खींचने लगी, जिसे खींचने से वो बॉक्स चारों तरफ से खुल गया और मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। सामने का नज़ारा देखकर मोहित भी मधु के एक्सप्रेशन पर नज़र रख रहा था और उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देखकर वो उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करने लगा।
मधु की नज़र एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी, क्योंकि उसके सामने जितना बड़ा बॉक्स था उसके अंदर उतने ही छोटा केक था जिसे वो घोरे जा रही थी। और बाकी सब लोग मधु की शक्ल देखकर हंसने लगे थे। मधु, तुम्हें तुम्हारा केक कैसा लगा? करण ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। और मधु अपने भाई की तरफ देखने लगी और अपनी शक्ल रोनी जैसी बनाकर कहने लगी, भाई, ये आपका प्लान था ना? हाँ, उसमें कोई शक। तुमने भी तो मेरे बर्थडे पर मेरे साथ ऐसा प्रैंक किया था ना? याद है या भूल गई? हाँ, मधु ने भी करण के बर्थडे पर बिल्कुल इसी तरह का मजाक किया था, जब करण 19 साल का होने वाला था। और उस वक्त मधु बहुत चुलबुली थी। मधु ने पार्टी में करण के सारे दोस्तों को भी इनवाइट किया था। करण तो बड़ा बॉक्स देखकर बहुत खुश था, ये सोचकर कि उसमें कुछ स्पेशल होगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसमें एक छोटा सा केक था, जिसे देखकर करण के चेहरे पर अजीब से भाव थे और बाकी सब उसका मजाक बना रहे थे। और मधु ये याद करते ही अपना मुंह फुलाने लगी और कहती है, भाई, इस बात को अब 4 से 5 साल बीत चुके हैं। तब मैं नासमझ थी। हाँ, तुम नासमझ थी और अब मैं नासमझ हूँ, करण ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा। सब लोग इस फ्रेम को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मोहित के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। वो तो बस मधु के चेहरे के हर भाव देखने में गुम था। मधु, अब छोटा केक तो छोटा सही, अब इसे ही कट कर लो, मानवी ने कहा। मधु ये सुनकर केक की तरफ देखने लगी और फिर उसकी नज़र मोहित पर पड़ती है और मोहित मधु को अपने सामने देखते हुए देखकर पीछे की तरफ देखने का इशारा करता है। और मधु पीछे की तरफ देखने लगी। 2 लड़के केक लेकर आ रहे थे और केक 3 लेयर का था, जो पूरा वाइट कलर का था और उसमें लाल गुलाब लगे हुए थे। यह देखकर मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और मधु मोहित की तरफ होकर देखने लगी। मोहित ने मधु की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और करण मधु को देखकर कहने लगा, अब चलो, तुम्हारा फेवरेट केक भी आ गया है, तो केक कट करें? मधु अपनी नज़र मोहित पर से हटाकर अपने भाई को देखने लगी और केक कट किया। मधु ने सबको केक खिलाया और फिर आखिरी इंसान बचा था, वो था मोहित। मोहित के लिए उसने बड़ा सा पीस कट किया और मोहित की तरफ बढ़ गई और बाकी सब डिनर की अरेंजमेंट जहाँ की थी वहाँ चले गए। मधु मोहित की तरफ जैसे बढ़ रही और उसके दिल में काफ़ी सारे सवाल उभर रहे थे और मधु मोहित के पास जाकर खड़ी हो गई। दिल में काफ़ी सवाल जो ओठों तक नहीं आ रहे थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जो चाहकर भी उसके चेहरे पर से नहीं जा रही थी। हैप्पी बर्थडे मधु, मोहित ने अपने शांत भाव से कहा, जिसे सुनकर मधु की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने मोहित को थैंक यू कहा और केक खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दी। मोहित ने एक नज़र केक की तरफ देखा और मोहित ने केक खाया। मोहित भी मधु से काफ़ी सारी बातें करना चाहता था, लेकिन बातें थी कि उसके भी जुबान पर नहीं आ रही थी। मोहित ने अपने ओठ कुछ बोलने के लिए खोले थे कि मधु कहने लगी, थैंक यू, आपने मेरे लिए ये सब किया। मोहित ने ये सुनकर अपनी गर्दन हिला दी और कहने लगा, हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर मोहित आगे की तरफ बढ़ गया और मधु मोहित को जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई और मोहित को घूरते हुए कहने लगी, किस तरह का इंसान है ये, मेरे लिए थैंक यू का भी जवाब नहीं दिया और सबके पास जाने लगा बिना मेरी मर्जी सुने। मैं मोहित को कब समझ पाऊंगी? मधु ऊपर देखते हुए बोल रही थी और मोहित के पीछे जाने लगी। जब मधु उस तरफ आई जहाँ सब थे, वहाँ का नज़ारा तो और भी खूबसूरत था। एक तरफ आग जलाई हुई थी तो एक तरफ खाना सामने बन रहा था। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो खाना बना रहे थे। मधु की नज़र उस तरफ गई जहाँ फिश सेकी जा रही थी और एक तरफ टेबल रखा था जहाँ काफ़ी सारी खाने की डिशेज रखी हुई थी और मधु हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। सब लोग मेरा बर्थडे मनाने आए हैं या फिर पिकनिक मनाने, ये मधु इतना सोच रही थी कि मानवी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मधु, चलो हम डिनर करते हैं, डिनर कर लेते हैं। इस जंगल में हम और ज़्यादा रुक गए ना तो हम ज़रूर किसी का डिनर बनेंगे। मधु ने मानवी की तरफ देखते हुए कहा।
मानवी ये सुनकर कहने लगी, अरे फिक्र मत करो, जितना दिखने में ये घना जंगल डर लगे वैसा है, लेकिन यहाँ कोई डेंजर जानवर नहीं है। और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हीरो है ना तुम्हें बचाने के लिए। कोमल बॉन फायर के पास बैठी हुई थी, उसका चेहरा उदास लग रहा था जिसे देखा जा सकता था। और विनीत जो मोहित के पास खड़ा था वो बस कोमल को देख रहा था। वो जानता था कि कोमल के चेहरे की उदासी के पीछे कहीं न कहीं वो ही वजह है, लेकिन विनीत कोमल को इस तरह उदास नहीं देख सकता था और उसके हाथों की मुट्ठियाँ भींचने लगी थी। और तभी मोहित की उसे आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम हमारी यूएस डील करने के लिए जा सकते हो? विनीत ये सुनकर मोहित की तरफ देखने लगा और कहने लगा, लेकिन तुम जाने वाले थे ना, फिर अचानक से प्लान चेंज क्यों कर लिया? मैं अभी कहीं जाना नहीं चाहता, मोहित ने कहा। विनीत कुछ देर सोचते हुए कहने लगा, क्या हम इस बारे में कल बात करें? मोहित ने अपना सर हाँ में हिलाया और विनीत ने फिर से अपनी नज़रें कोमल पर टिका दी। मोहित मधु की तरफ देखने लगा जो फिश को देख रही थी और मोहित भी अपने कदम मधु की तरफ बढ़ा देता है। मधु फिश देखकर अपना मुंह खराब कर रही थी और पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी कि वो मोहित से टकरा गई। ओह सॉरी, मधु ने कहा। इट्स ओके, मोहित ने शांत आवाज में कहा। क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? मधु, मैं अभी नहीं। मोहित, क्यों? वो मुझे अभी भूख नहीं है, मधु ने हंसते हुए कहा और झरने की तरफ देखकर मोहित के सामने देखने लगी। पहले तो मधु ने अपनी जीभ से अपने ओठ गीले किए और कहने लगी, क्या हम वहाँ जा सकते ये थोड़ी देर के लिए? मोहित ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ मधु ने अपने हाथ से इशारा किया और उसने वहाँ देखकर मधु को हाँ कहा और मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ओके, तो आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।